आज के इस डीप डाइव में हम उस अंधेरे कमरे और उस सुपर कंप्यूटर को डिकोड करने वाले हैं जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं। और शायद उन सेंसर्स को भी समझेंगे जो बाहर की दुनिया का डेटा उस अंधेरे कमरे तक पहुंचाते हैं। हाँ, यानी हमारी आंखें। क्लास, आज हम 15 बेहतरीन 3D स्लाइड्स के जरिए इस पूरे सिस्टम को एक्सप्लोर करेंगे। तो अब स्क्रीन पर हमारी पहली स्लाइड आ चुकी है। हाँ, और इस 3D मॉडल में एक इंसान के सिर का एक्सरे व्यू दिखाई दे रहा है। देखो, इसमें मस्तिष्क एक सुनहरे रंग से चमक रहा है और आंखें हरे रंग की रोशनी से जगमगा रही हैं। ये ग्लो करता हुआ एनिमेशन बहुत ही शानदार है ना? तो यहाँ हेडिंग लिखी है मानव मस्तिष्क और नेत्र, और इसके नीचे लिखा है द अल्टीमेट बायोलॉजिकल इंटरफेस। शरीर का नियंत्रण केंद्र और सबसे उन्नत संवेदी अंग। बिल्कुल। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है और आंखें उसके सबसे एडवांस्ड कैमरा हैं। सर, एक डाउट है, यहाँ इंटरफेस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है? बहुत ही लॉजिकल सवाल है। देखो, इंटरफेस मतलब वो जगह जहां दो अलग अलग सिस्टम जुड़ते हैं। आंखें बाहरी दुनिया का डेटा लेती हैं और मस्तिष्क उसे प्रोसेस करता है। समझ गई। मतलब यही बाहरी भौतिक दुनिया को हमारे अंदर के चेतना वाले सिस्टम से जोड़ता है। एकदम सही पकड़ा। तो हमने देखा कि ये हमारा सबसे उन्नत संवेदी सिस्टम है। चलो अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, मस्तिष्क की सुरक्षा तंत्र को देखते हैं। अब स्क्रीन पर दूसरी स्लाइड आ गई है। देखो, इस 3D मॉडल में खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क की परतें एक एक करके खुलती हुई दिखाई दे रही हैं। अरे वाह! और परतों के बीच में एक चमकीला द्रव भी बह रहा है। हाँ, यहाँ हेडिंग है मस्तिष्क के सुरक्षा आवरण, जिन्हें मेनिंजेस कहा जाता है। इसमें सुरक्षा की 3 परतें होती हैं। 3 परतें? बिल्कुल। पहली है दृगातानिका या ड्यूरामेटर, जो सबसे बाहरी और बहुत कठोर परत है। और दूसरी? दूसरी है जालातानिका या एराकिनॉइड मेटर। इसकी संरचना बिल्कुल मकड़ी के जाले जैसी होती है। और तीसरी है मृदुतानिका या पाया मैटर, जो सबसे भीतरी परत है और मस्तिष्क से चिपकी रहती है। और वो जो द्रव बह रहा था? जलातानिका और मृदुतानिका के बीच? हाँ। उस जगह को सब एराकिनॉइड गुहा कहते हैं और वहां प्रमस्तिष्क मेरुद्रव यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लगातार बहता रहता है। यह रक्त जालक से छन कर आता है। ये द्रव सर, अगर सिर पर कोई अचानक चोट लगे तो क्या ये द्रव शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है? बिल्कुल सही। ये तरल पदार्थ झटके की ऊर्जा को सोख लेता है और बाहरी आघातों से मस्तिष्क को बचाता है। मतलब ये एक कुशन की तरह है। कुदरत की इंजीनियरिंग वाकई कमाल है ना? तो इस स्लाइड में हमने मस्तिष्क को बचाने वाले शॉक एब्जॉर्बर्स को समझा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब हम दिमाग के अंदर झांकेंगे। हाँ, तीसरी स्लाइड स्क्रीन पर है। देखो, इसमें मस्तिष्क का आगे का हिस्सा और बीच का गहरा हिस्सा लाइट अप हो रहा है। ये हिस्सा काफी बड़ा लग रहा है। हेडिंग है अग्र मस्तिष्क, मुख्य प्रोसेसर। इसका जो सबसे बड़ा भाग है वो है प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। ये दाएं और बाएं गोलार्ध में बटा होता है। तो ये क्या क्या काम करता है? यही हमें इंसान बनाता है। संवेदी अंगों से सूचना लेना, सोचना, तर्क करना, भविष्य की योजना बनाना और यादें सहेजना, सब यही होता है। और वो जो बीच में ग्लो कर रहा है, वो क्या है? वो है डायनेन्सेफेलॉन। इसके 2 भाग होते हैं। पहला थैलेमस, जो अंडाकार होता है और पीड़ा या सुख का प्रसारण करता है। अच्छा, और दूसरा भाग? दूसरा भाग हाइपोथैलेमस है। ये भूख, प्यास, शरीर का तापमान कंट्रोल करता है और यहाँ तक कि क्रोध और प्यार यानी लिबिडो को भी यही रेगुलेट करता है। 1 मिनट सर, मतलब हमारी भूख और हमारे गहरे इमोशंस दोनों एक ही जगह यानी हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होते हैं? हाँ, और ये पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करता है। ये हमारे भौतिक शरीर और भावनाओं के बीच का रेगुलेटरी सिस्टम है। ये तो काफी हैरान करने वाला है। सही कहा। तो ये हमारा मुख्य प्रोसेसर था। चलो अब मस्तिष्क के निचले हिस्से की ओर प्रस्थान करते हैं, अगली स्लाइड में। ऑटो पायलट वाले हिस्से की तरफ। बिल्कुल, चौथी स्लाइड आ गई है। 3D मॉडल में पीछे का छोटा दिमाग और ब्रेन स्टेम के हिस्से चमक रहे हैं। हेडिंग क्या है सर? हेडिंग है मध्य और पश्चिम मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में कॉर्पोरा क्वेड्रिजेमिना नाम के 4 पिंड होते हैं। इनका काम क्या है? इनमें टेक्टम देखने के लिए और टेगमेंटम सुनने के लिए उत्तरदायी है। इसी में प्रोमस्तिष्क वृंतक भी है, जो इसे मेरु रज्जु से जोड़ता है। और वो छोटा दिमाग? वो पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है, जिसे अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम कहते हैं। ये शरीर का संतुलन बनाता है। अच्छा, जैसे चलते या दौड़ते समय? हाँ। फिर आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, और पास ही में पोन्स है, जो श्वास का विनियमन करता है।
तो बिना सोचे होने वाले काम मेड्यूला संभालता है। एकदम सही। जैसे तुम्हारी हार्ट बीट का धड़कना या अचानक उल्टी आना, तुम सोचकर दिल ही धड़काती ना, वो मेड्यूला करता है। अब समझ आया, जब हम गहरी नींद में होते हैं तो यही सिस्टम हमें जिंदा रखता है। बिल्कुल। तो हमने बैकग्राउंड प्रोसेस समझ लिए। चलो अब सिस्टम की वायरिंग पर फोकस करते हैं। हाँ, आदेश शरीर तक कैसे पहुंचते हैं? 5वीं स्लाइड स्क्रीन पर आ चुकी है। इसमें देखो, मस्तिष्क स्तंभ हरे रंग में चमक रहा है और उससे तारों की तरह नसें पूरे शरीर में फैल रही हैं। ये तो बिल्कुल फाइबर ऑप्टिक केबल जैसा लग रहा है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा, और वो तारे कितनी है? वो 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। संवेदी, जो सूचना लाती हैं, प्रेरक, जो आदेश ले जाती हैं, और मिश्रित, जो दोनों काम करती हैं। सर, इतनी सारी नसों को आसानी से याद रखने का कोई तरीका है क्या? बिल्कुल है। इसे स्मार्टफोन की तरह समझो। संवेदी नसें इनकमिंग मैसेज हैं, जो डेटा ला रही हैं। और प्रेरक नसें? प्रेरक नसें आउटगोइंग कमांड्स हैं, जो एक्शन करने का निर्देश देती हैं। और मिश्रित नसें टू वे कॉलिंग की तरह हैं। अरे वाह! इनकमिंग और आउटगोइंग, ये एनालॉजी तो बहुत ही सिंपल है ना? तो ये थी हमारी मेन वायरिंग। चलो अब मस्तिष्क से आंखों की ओर शिफ्ट होते हैं, हमारी छठी स्लाइड में। सबसे महत्वपूर्ण सेंसर्स की तरफ। देखो, छठी स्लाइड आ गई है। इसमें एक 3D आंख का क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है, जिसमें से प्रकाश किरणें अंदर जा रही हैं। सच में ये कॉम्प्लेक्स कैमरे जैसा दिख रहा है। हेडिंग है नेत्र, द अल्टीमेट कैमरा, और उसकी परतें। क्लास, यहाँ नोट्स में एक आंकड़ा है कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। सर, एक सेकंड, ये 25 सेंटीमीटर व्यास काफी बड़ा नहीं लगता? मतलब एक वॉलीबॉल जितना? तुम्हारा डाउट बिल्कुल सही है। असल में आंख छोटी होती है, लेकिन क्योंकि हम आज इन विशेष वैज्ञानिक नोट्स को डीकोड कर रहे हैं, तो हम इसी 25 सेंटीमीटर वाले फैक्ट को कोट करेंगे। अच्छा, ठीक है। और इसकी परतें कैसी होती हैं? सबसे बाहर एक अपारदर्शी सफेद परत है, श्वेत पटल, और इसका उभरा हुआ पारदर्शी भाग कॉर्निया कहलाता है। और मध्य परत? मध्य परत रक्त पटल या कोरॉइड है। इसमें रुधिर वाहिनियों का जाल होता है और ये प्रकाश का परावर्तन रोकती हैं। तो क्या परावर्तन रोकना सच में इतना जरूरी है? बहुत जरूरी है। अगर आंख के अंदर प्रकाश टकराकर गूंजेगा तो इमेज धुंधली बनेगी। परावर्तन रोकने से ही हमें एकदम स्पष्ट प्रतिबिंब मिलता है। जैसे अच्छे कैमरों के अंदर की दीवारें काली होती हैं? बिल्कुल सही। तो हमने बाहरी परतें समझी। चलो अब आंख की सबसे भीतरी परत पर जूम इन करते हैं, 7वीं स्लाइड में। हाँ, जहाँ असली जादू होता है। 7वीं स्लाइड स्क्रीन पर है। देखो, रेटिना पर लगे छड़ और शंकु के आकार के सेंसर्स का ब्लू और मल्टी कलर 3D एनिमेशन दिख रहा है। हाँ, छोटे छोटे टावर्स की तरह। हेडिंग क्या है? हेडिंग है दृष्टि पटल और संवेदी कोशिकाएं। रेटिना सबसे भीतरी परत है। इसमें शलाका कोशिकाएं यानी रॉड सेल्स होते हैं। ये रॉड सेल्स क्या करते हैं? ये छाया या अंधकार में देखने का काम करते हैं। इनमें रोडोप्सिन नाम का वर्णक होता है। और दूसरी वाली शंकु कोशिकाएं? हाँ, शंकु कोशिकाएं यानी कोन सेल्स। ये तेज प्रकाश और रंग दिखाती हैं। इनमें आयोडोप्सिन वर्णक होता है। रंग के लिए कितने प्रकार के कोन्स होते हैं? 3 प्रकार के। सायानोलैब नीले के लिए, क्लोरोलैब हरे के लिए, और एरिथ्रोलैब लाल के लिए। सर, मतलब ये कि रात में रॉड्स एक्टिव होते हैं और दिन में कोन्स काम आते हैं। एकदम सही। और ये कोन्स सबसे ज्यादा रेटिना के बीच एक जगह पर होते हैं, जिसे फोविया सेंट्रलिस कहते हैं। ये सिस्टम तो बहुत ही एडवांस्ड है ना? तो हमने सेंसस का रिकैप कर लिया है। चलो अब आंख के कैमरे के लेंस वाले हिस्से पर ट्रांजिशन करते हैं। 8वीं स्लाइड पर। हाँ, 8वीं स्लाइड आ गई है। देखो, लेजर लाइट लेंस से टकराकर रेटिना पर एक उल्टा प्रतिबिंब बना रही है। उल्टा प्रतिबिंब? मतलब इमेज उल्टी बनती है? हाँ। हेडिंग है लेंस, पुतली और महत्वपूर्ण बिंदु। हमारा लेंस पारदर्शी और उभयोत्तल होता है। ये वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, जिसे दिमाग सीधा करता है। और ये लेंस के आगे जो रंगीन पर्दा है, उसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। इसके बीच का छिद्र पुतली है। पेशियां प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करती हैं। अच्छा, और पीत बिंदु क्या होता है? पीत बिंदु यानी येलो स्पॉट पर सबसे श्रेष्ठ प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि यहाँ कोन्स सबसे घने होते हैं। और वो अंध बिंदु? वहां क्या होता? अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट वो जगह है जहां से दृक् तंत्रिका मस्तिष्क की ओर निकलती है। यहाँ कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। एक डाउट है सर,
अंध बिंदु पर इमेज क्यों नहीं बनती? क्योंकि वो एक एग्जिट गेट है। वहां कोई रॉड या कोन कोशिकाएं नहीं होती। जब सेंसर ही नहीं है तो इमेज कैसे बनेगी? समझ गई। बिल्कुल लॉजिकल है। तो हमने लेंस का काम समझ लिया। चलो अब आंख की सफाई और मूवमेंट वाले सिस्टम पर ट्रांजिशन करते हैं। 9वीं स्लाइड की तरफ। देखो, 9वीं स्लाइड स्क्रीन पर है। 3D एनिमेशन में आंख को घुमाने वाली पेशियां और आंसुओं की बूंदें गिरती हुई दिख रही हैं। हेडिंग क्या है सर? हेडिंग है नेत्र के द्रव, पेशियां और ग्रंथियां। आंख को आकार देने के लिए नेत्रोद द्रव और काछाप द्रव होते हैं। और आंख को घुमाने के लिए कौन सी पेशियां हैं? 6 प्रकार की कंकाली पेशियां होती हैं, 4 ऋजु और 2 तिरछी। इन्हीं से हम आंख को हर तरफ घुमा पाते हैं। और मेंटेनेंस के लिए कौन सी ग्रंथियां हैं? 3 ग्रंथियां हैं। मेबोमियन ग्रंथि तैलीय स्राव देती है, सिलियरी ग्रंथि पसीने वाली ग्रंथि का रूपांतरण है, और आंसू ग्रंथि। आंसू ग्रंथि। हाँ, आंसुओं में लाइसोजाइम होता है जो सूक्ष्म जीवों का नाश करता है। सच में? क्या आंसुओं में सच में जर्म्स मारने की ताकत होती है? बिल्कुल। जब भी आंख में कोई धूल या जर्म्स जाते हैं तो ये लाइसोजाइम बैक्टीरिया की बाहरी दीवार को तोड़ देता है। ये हमारा बिल्ट इन सैनिटाइजर है। अरे वाह, आंसुओं का ये काम तो मुझे पता ही नहीं था। है ना कमाल? तो हमने सफाई सिस्टम समझ लिया। चलो अब आंख के ऑटो फोकस फीचर पर चर्चा करते हैं। 10वीं स्लाइड देखते हैं। ऑटो फोकस, फोन के कैमरे की तरह। हाँ, 10वीं स्लाइड आ चुकी है। यहाँ एक बार दूर की वस्तु और एक बार पास की वस्तु पर फोकस करने से लेंस के पतले और मोटे होने का एनिमेशन दिख रहा है। ये तो लगातार अपना आकार बदल रहा है। हेडिंग है समंजन क्षमता यानी एकोमोडेशन पावर। जब हम दूर की वस्तुएं देखते हैं तो पक्षमाभी पेशियां शिथिल होती हैं, निलंबन स्नायु तनते हैं और लेंस खिंचकर पतला हो जाता है। और पास की वस्तुओं के लिए? पास की वस्तुओं के लिए पेशियां सिकुड़ती हैं, स्नायु शिथिल होते हैं और दबाव से लेंस मोटा हो जाता है। सर, इसकी तुलना हम बिल्कुल हमारे स्मार्टफोन के ऑटो फोकस से कर सकते हैं। बहुत ही शानदार एनोलॉजी है। बिल्कुल वैसा ही मैकेनिज्म है। और हाँ, क्योंकि स्तनधारियों में दोनों आंखें सामने होती हैं, इसलिए हमारा 3D विजन संभव हो पाता है। तो ये समंजन क्षमता हमारा नेचुरल ऑटो फोकस है। एकदम सही। चलो अब 11वीं स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि प्रकाश ऊर्जा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कैसे बदलती है। ये तो बहुत डायनामिक लग रहा है। देखो, 3D विजुअल में एक रॉड सेल के अंदर प्रकाश जाते ही रसायन टूटकर बिजली में बदलते हुए मस्तिष्क की तरफ भाग रहे हैं। ये स्पार्क्स तो बहुत तेज है। हेडिंग क्या है? हेडिंग है दृष्टि की क्रियाविधि। ये 4 चरणों में होता है। पहला है सक्रियण, जब धीमा प्रकाश शलाका कोशिकाओं पर पड़ता है। और दूसरा चरण? दूसरा है रासायनिक विखंडन। प्रकाश पड़ते ही रोडोप्सिन टूटकर रेटिनल और ऑप्सिन में बदलता है। इसी टूटने से आवेग निर्माण होता है। मतलब इलेक्ट्रिकल स्पार्क पैदा होता है। हाँ, और चौथा चरण है डेटा ट्रांसमिशन, जहां ऑप्टिक नर्व इस सिग्नल को दिमाग तक ले जाती है। और क्लास, याद रखना, रेटिनल विटामिन ए से बनता है। सर, इसका मतलब विटामिन ए की कमी से ये पूरा रासायनिक विखंडन रुक सकता है? बिल्कुल। अगर रेटिनल नहीं बनेगा तो केमिकल नहीं टूटेगा और स्पार्क नहीं होगा। यही रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस का वैज्ञानिक कारण है। ओह, अब मुझे विटामिन ए और रतौंधी का असली कनेक्शन समझ आया। तो हमने क्रियाविधि को समराइज कर लिया। चलो अब आंखों में आने वाली आम समस्याओं और उनके चश्मों पर बात करते हैं। हाँ, विजन प्रॉब्लम्स। 12वीं स्लाइड स्क्रीन पर है। यहाँ 2 आंखें दिख रही हैं। एक में प्रतिबिंब रेटिना से पहले और दूसरी में पीछे बन रहा है। फिर चश्मे के लेंस से उसे ठीक किया जाता है। हेडिंग क्या है सर? हेडिंग है दृष्टि दोष और निवारण। पहला है निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया। इसमें दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लेंस मोटा हो जाता है या नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। इमेज रेटिना तक पहुंचने से पहले ही बन जाती है। इसे अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस से ठीक करते हैं। और दूसरा दोष कौन सा है? दूसरा है दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। इसमें पास की वस्तुएं अस्पष्ट होती हैं क्योंकि इमेज रेटिना के पीछे बनती है। इसमें उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है। सर, मुझे इसे याद रखने में हमेशा कंफ्यूजन होता है कि किस बीमारी में इमेज कहाँ बनती है। इसका एक बहुत आसान ट्रिक है क्लास। मायोपिया बोलने में छोटा शब्द है, मतलब इमेज पहले बन जाएगी। हाइपरमेट्रोपिया लंबा शब्द है, मतलब इमेज दूर पीछे बनेगी। अरे वाह, ये ट्रिक तो सच में बहुत काम की है। अब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये थे रिफ्रैक्टिव एरर्स।
चलो अब उम्र के साथ होने वाली आंखों की समस्याओं की स्लाइड पर चलते हैं। 13वीं स्लाइड पर। हाँ, 13वीं स्लाइड में एक धुंधला लेंस और एक अनियमित आकार का कॉर्निया 3D में दिख रहा है। ओह, हेडिंग क्या है? हेडिंग है आयु और संरचना संबंधी दृष्टिदोष। सबसे पहला है जरा दृष्टिदोष। उम्र के साथ लेंस का लचीलापन कम हो जाता है। तो इसमें कौन सा चश्मा लगता है? इसमें द्विफोकल लेंस यानी बाइफोकल लेंस लगता है, जिसमें उत्तल और अवतल दोनों होते हैं। दूसरी समस्या है मोतियाबिंद या कैटरैक्ट। इसमें क्या होता है? इसमें अभिनेत्र लेंस दूधिया और अपारदर्शी हो जाता है, जैसे धुंध छा गई हो। सर, मोतियाबिंद में क्या सर्जरी की अनिवार्यता होती है? कोई दवा काम नहीं करती? दवा काम नहीं करती। सर्जरी करके अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम इंट्राऑक्यूलर लेंस या IOL लगाया जाता है। अच्छा, और वो अनियमित कॉर्निया वाला दोष कौन सा था? वो दृष्टि वैषम्य दोष या एस्टिग्मेटिज्म है। इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्व रेखाएं एक साथ स्पष्ट नहीं दिखती। इसे बेलनाकार लेंस से ठीक किया जाता है। समझ गई। तो हमने उम्र से जुड़े दोष देख लिए। चलो अब बीमारियों वाली अंतिम स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। 14वीं स्लाइड। स्क्रीन पर देखो, 3 तस्वीरें हैं। सूखी आंख क्रैक के साथ, लाल सूजी हुई आंख और एक कलर व्हील। हेडिंग क्या है सर? हेडिंग है पोषण, संक्रमण और आनुवांशिक दोष। पहला है ज़ेरोफ्थैल्मिया। विटामिन ए की कमी से नेत्र श्लेष्मा और कॉर्निया में बिल्कुल सूखापन आ जाता है। और ये दूसरी लाल आंख? वो कंजंक्टिवाइटिस है, सूक्ष्म जीवों का संक्रमण जिससे श्लेष्मा में सूजन आ जाती है, जिसे हम आंख आना भी कहते हैं। और तीसरा दोष कलर व्हील वाला? वो वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस है। ये एक आनुवांशिक रोग है जहां शंकु कोशिकाओं की कमी होती है और लाल और हरे रंग में अंतर नहीं दिखता। पर सर, कलर ब्लाइंडनेस का कोई इलाज क्यों नहीं है? क्योंकि ये जेनेटिक है। इंसान जन्म से ही वो सेंसर्स या कोन्स के बिना पैदा होता है। जो सेंसर है ही नहीं, उसे दवा से नहीं लाया जा सकता, इसलिए इसका कोई स्थायी उपचार नहीं है। ये तो सच में एक बड़ी लिमिटेशन है। बिल्कुल। तो हमने सारे मुख्य रोग कवर कर लिए। चलो अब हमारे 3D क्लासरूम के सफर के ग्रैंड फिनाले की ओर चलते हैं। 15वीं स्लाइड। हाँ, 15वीं स्लाइड स्क्रीन पर है। आंख और मस्तिष्क एक साथ काम करते हुए ब्रह्मांड की सबसे उन्नत सूचना प्रणाली का निर्माण कर रहे हैं। और चारों तरफ सुनहरे डेटा पार्टिकल्स उड़ रहे हैं। ये विजुअल बहुत ही जादुई है। हेडिंग है निष्कर्ष, द परफेक्ट बायोलॉजिकल सर्किट। हमारा नेत्र एक सेंसर है जहां कॉर्निया और लेंस प्रकाश केंद्रित करते हैं और रेटिना फोटॉन्स को विद्युत संकेतों में बदलता है। और वो सिग्नल नसों के जरिए जाते हैं। हाँ, कपाल तंत्रिकाएं हमारी वायरिंग है जो बिना देरी के लाखों सिग्नल संचालित करती हैं। और अंत में प्रोसेसर यानी हमारा मस्तिष्क। मतलब अग्र मस्तिष्क उस डेटा को डिकोड कर चित्र बनाता है। एकदम सही। मध्यम मस्तिष्क रिफ्लेक्स लेता है और पश्चिम मस्तिष्क हमें संतुलित रखता है। सर, ये बिल्कुल एक एडवांस रोबोटिक सर्किट की तरह है जो हमारे शरीर के अंदर हर मिलीसेकंड काम कर रहा है। बेहतरीन ऑब्जर्वेशन है। तो आज के इस डीप डाइव में हमने समझा कि कैसे ये पूरा बायोलॉजिकल सर्किट एकदम परफेक्शन के साथ काम करता है। सच में आज की क्लास बहुत ही माइंड ब्लोइंग थी। क्लास, इसे समाप्त करते हुए मैं आपके लिए एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, क्या? अगर हमारा मस्तिष्क यानी प्रोसेसर और तंत्रिकाएं यानी वायरिंग इतनी तेज हैं, तो क्या भविष्य में ऐसी तकनीक आ सकती है जहां खराब आंखों की जगह हम सीधे डिजिटल कैमरों से ऑप्टिक नर्व को जोड़ दें? डिजिटल कैमरा सीधे दिमाग से जुड़ जाए? हाँ, क्या हम बायोलॉजिकल आंखों के बिना भी सीधा दिमाग से देख पाएंगे? ये सोच तो सच में बहुत ही हैरान करने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो इंसान की देखने की क्षमता की कोई सीमा ही नहीं रहेगी। इसी शानदार विचार के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं।